हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टेस्ट एवरीडे। प्यारे दोस्तों, सीटेट जनवरी 2024 को टारगेट करते हुए जो आपका ये टॉपिक है लॉरेंस कोहलबर्ग का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कल हम लोगों ने वाइगोत्स्की को बहुत अच्छे से समझा था, आज लॉरेंस कोहलबर्ग को बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, इसको समझने के बाद आपको लॉरेंस कोहलबर्ग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप डेफिनेटली उसको सही तरीके से कर पाएंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है, इसका नाम नैतिक विकास का सिद्धांत है। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। जो लॉरेंस कोहलबर्ग हैं, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या फिर नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किसने किया है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। ओके, अब समझिए नैतिक विकास क्या होता है, पहले इसको समझिए। देखिए, बालकों में नैतिकता का विकास सामाजिक अंतरक्रिया के कारण ही होता है। भाई देखिए, जब बालक समाज के साथ उठेगा बैठेगा, अपने दोस्तों के साथ रहेगा, ठीक है, उसी तरीके का व्यवहार बालक सीखेगा। ओके, बच्चे समाज के संपर्क में आने पर सामाजिक व्यवहारों का अधिगम करते हैं। भाई जब वो समाज के संपर्क में आएंगे, ओके, अपने घर से निकल करके पड़ोस में खेलने जाएंगे, स्कूल जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ उठेंगे बैठेंगे, तो जो उनका व्यवहार होगा उसका फर्क किस पर पड़ेगा? बालक पर पड़ेगा। तो जो व्यवहार होगा दूसरे का, उसका बालक अधिगम करेगा, उस व्यवहार को अपनाएगा, सीखेगा, और इसी समय में उनमें नैतिकता का भी विकास हो रहा होता है। नैतिकता के विकास के कारण ही बच्चे सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहार करना सीखते हैं। मोरल डेवलपमेंट के कारण ही बच्चे क्या करते हैं? सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप, जिस प्रकार की सामाजिक परिस्थिति होगी, जिस प्रकार की सर्कमस्टांसेस होंगी, उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करना भी सीख पाता है बालक, और उनके व्यवहार में सामाजिक अनुरूपता भी दिखाई देती है। जैसा कि जोन्स कहते हैं, क्या कहते हैं? निश्चित समय या स्थान के आदर्शों के प्रति अनुरूपता का प्रदर्शन ही नैतिकता कहलाता है। इस लाइन को याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले कि ये ऐसा किसने कहा या फिर ये स्टेटमेंट किसका है। ये हो गया कि नैतिक विकास कैसे होता है। नैतिक विकास समाज के साथ अंतरक्रिया करने से होता है, समाज के लोगों के साथ जो है उठने बैठने से, समाज के लोगों के साथ रहने से जिस तरीके का व्यवहार उनका होगा उसी तरीके से व्यवहार बालक भी करेगा, क्योंकि उनका अधिगम करेगा, उनके व्यवहार का अधिगम करेगा। ठीक है, नैतिकता क्या है? मोरलिटी क्या है? देखिए, नैतिकता वो गुण है जिससे व्यक्ति सही और गलत की पहचान कर पाता है। भाई ये नैतिकता ही है कि आप सही को सही कह रहे हैं और गलत को गलत कह रहे हैं। इसी के माध्यम से आप सही और गलत में अंतर भी कर पाते हैं। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से, अपने सामाजिक एटमॉस्फेयर से नैतिकता और अनैतिकता को जानता है कि क्या चीज सही है और क्या गलत है, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है। अब जैसे कि इसके बारे में जो हिंज की स्टोरी है, इट इज़ वेरी फेमस, और इसी स्टोरी को आधार बना करके लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत को समझाया भी जाता है। ये स्टोरी क्या कहती है, इसको ठीक से समझ लीजिए। ये स्टोरी कहती है कि एक हिंज नाम का व्यक्ति था। एक बार उसकी जो वाइफ थी, उसकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टरों ने कहा इसकी दवाई सिर्फ एक व्यक्ति के पास है, अगर तुम वो दवाई ले आओ तो तुम्हारी वाइफ की जान बच सकती है। सिर्फ एक व्यक्ति के पास है दवाई, किसके पास? सिर्फ एक व्यक्ति के पास। अगर वो दवाई तुम्हें मिल जाएगी, ले आओगे, तो तुम्हारी वाइफ की जान बच जाएगी। हिंज उस व्यक्ति के पास पहुंचता है और जितने पैसे हिंज के पास होते हैं वह उतने देता है, लेकिन दवाई वाला उस दवाई की कीमत से 10 गुना ज़्यादा पैसे मांगता है। अगर 10 रुपए की दवाई है तो वो 100 रुपए मांगता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? अच्छा, वो 10 गुने ज़्यादा पैसे मांगता है क्योंकि उसने उस दवाई का आविष्कार बहुत ही मेहनत और खर्च पर किया है। उसने मेहनत बहुत लगाई है उस दवाई को बनाने में, तैयार करने में, इसीलिए अब वो जितने की वो दवाई है उससे 10 गुना ज़्यादा पैसे मांगता है। हिंज के पास इतने पैसे नहीं होते हैं,
कि वो दवाई खरीद करके अपनी वाइफ को बचा पाए। इसलिए वो दवाई चोरी करने का प्लान बनाता कि बेटा ठीक है, तुम दवाई हमें पैसे से नहीं दे रहे हो, इतना पैसा हमारे पास है भी नहीं, वाइफ को तो जरूर बचाएंगे, हम चोरी करके बचाएंगे, हम ये दवाई क्या करेंगे, चोरी करेंगे, ठीक है, चुरा करके ले जाएंगे, मत दो तुम। और रात में जाकर के उस व्यक्ति के स्टोर से वो दवाई हिंज चोरी कर लेता है, कर भी लिया, ठीक है, क्या कर लिया, दवाई चोरी कर लेता है और अपनी वाइफ की जान बचा लेता है, उसकी वाइफ की जान बच जाती है। इस कहानी के आधार पर कोहलबर्ग ने 2 बातों पर बल दिया है। कौन कौन सी? एक तो जिसको नैतिक दुविधा कहा गया, और दूसरी वो बात जिसको नैतिक तर्कणा कहा गया, जिसको मोरल रीजनिंग कहा गया। क्या है इन बातों में, आइए समझते हैं। देखिए, जो नैतिक दुविधा है, जिसको मोरल डिलेमा कहते हैं। डिलेमा क्या है? सही और गलत के बारे में निर्णय ना लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती। जब आप ऐसी कंडीशन में फंस जाएं, अब सही और गलत का आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मोरल डिलेमा। उसी को मोरल डिलेमा कहा गया है, नैतिक दुविधा। आप वहां पे दुविधा में फंस जाते हैं कि हम करें तो करें क्या। जैसे हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, और नहीं करेगा तो वाइफ मर जाएगी। दोनों चीजें यहां पे हैं। अगर वो चोरी नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, उसकी वाइफ मर रही है, और अगर चोरी करेगा देन पुलिस उसको पकड़ लेगी। तो कोहलबर्ग ने क्या किया है, कोहलबर्ग ने बच्चों के सामने धर्म संकट डिलेमा की स्थिति उत्पन्न करके फिर उनकी प्रतिक्रियाएं प्राप्त की। उन्होंने डिलेमा यानी कि धर्म संकट उनके सामने खड़ा कर दिया बच्चों के सामने, और फिर ये जानने की कोशिश की कि इस पर बच्चों की राय क्या होगी, कौन सा बच्चा किस तरीके के विचार यहाँ पे रखेगा। जैसे ये भी एक मोरल डिलेमा है। जैसे मित्र की जान बचाने में खतरा है, क्या फिर भी उसकी सहायता की जाए? आपका जो मित्र है वो क्या है, डूब रहा है, पानी में, नदी में डूब रहा है, आप किनारे पर खड़े हैं, वो आपको हेल्प के लिए बुला रहा है। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आप उसको जान बचाने जाते हैं तो 90% चांस है कि आप भी डूब सकते हैं, आपकी भी जान जा सकती है। क्या इस कंडीशन में भी मित्र की, और अगर आप नहीं जा रहे हैं तो मित्र तो जा ही रहा है, क्या फिर भी मित्र की जान बचाई जाए? यहां पे आपके सामने बहुत बड़ा धर्म संकट फंस जाता है। दुविधा में आप पड़ जाते हैं कि आप करें तो करें क्या। यही क्या है, यही धर्म संकट है। इसी को मोरल डिलेमा कहा गया है, इसी को नैतिक दुविधा कहा गया है। ओके, जो इसका दूसरा स्टेटमेंट है वो है नैतिक तर्कणा, जिसको मोरल रीजनिंग कहा गया है। सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहते हैं। सही और गलत के बारे में जब आप डिसीजन ले लेते हैं, जब आप सही और गलत में से किसी एक को चुन लेते हैं, उसे नैतिक तर्कणा कहा गया है। जैसे हिंज ने किसको चुना था, हिंज ने चोरी करने को चुना था कि हमको पुलिस पकड़ ले तो पकड़ ले, हम चोरी करेंगे, अपनी वाइफ की जान बचाएंगे, और आखिर में उसको पुलिस पकड़ भी रही है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि ये नैतिक तर्कणा, जिसमें जब सही और गलत के बीच आप फंस जाएं, फिर उसमें से जब किसी एक को चुन लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं, नैतिक तर्कणा कहते हैं। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल और 6 चरण बताए हैं, यानी 3 स्तर और 6 चरण बताए हैं। किसने, कोहलबर्ग ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3 स्तर और 6 चरण। पहला है पूर्व लौकिक स्तर। पूर्व लौकिक स्तर में कितने हैं, 2 आपके चरण हो जाएंगे। एक तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था आ जाएगी, दूसरा स्व लाभ मानसिकता, सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन आ जाएगा। फिर जो दूसरा स्तर होगा वो लौकिक स्तर होता है, जिसमें फिर आपकी 2 स्टेजेस आ जाती हैं। एक तो प्रशंसा की अवस्था, दूसरी सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। फिर अगला जो है वो पश्चात लौकिक स्तर होता है, जिसको पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कहते हैं। इसमें 2 स्टेज आती हैं, एक तो सामाजिक संविदा और दूसरा विवेक की अवस्था। अब इनको एक एक को समझते हैं। जो पहला है हमारा, जिसको पूर्व लौकिक स्तर कहा गया है। आपसे अगर आप टेट का एग्जाम देंगे तो उसमें आपसे पूछ लेता है कि कितने स्तर बताए हैं और कितने चरण बताए हैं। तो 3 स्तर हैं, 6 चरण हैं, एक लेवल के 2 स्टेजेस हैं। पहला है पूर्व लौकिक स्तर। इस अवस्था, ये जो अवस्था है वो 4 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की होती है। यहाँ पे बालक जो है वो 4 साल से लेकर के 10 साल तक का होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कणा यानी कि मोरल रीजन दूसरे लोगों के मानकों, स्टैंडर्ड्स से निर्धारित होती है, ना कि सही या गलत के अपने आंतरिक मानकों के द्वारा। यहाँ बच्चा जो करता है वो दूसरे लोगों के
स्टैंडर्ड के माध्यम से करता है, उनके द्वारा जो निर्धारित होता है उसके अकॉर्डिंग करता है। अपने आप डिसीजन नहीं लेता कि क्या सही है क्या गलत है। बच्चे यहाँ किसी भी व्यवहार को अच्छा या बुरा उसके भौतिक परिणामों के आधार पर करते हैं। अब इसके अंतर्गत दो स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है आज्ञा और दंड की अवस्था। इसमें यह कहा गया है कि अच्छा या बुरा काम पूरी तरह से उसके परिणाम पर निर्भर करता है कि उसका रिजल्ट क्या होगा। बालक दंड के भय से बड़ों की आज्ञा का पालन करता है। भाई छोटा बालक है, ओके, वो क्या कर रहा है, जैसे मान लीजिए पहली बार आपके यहाँ गेस्ट आए हैं, आपका बच्चा उनसे ना हेलो हाय, ना तो उसने पैर छुए, ना तो वो नमस्ते कर रहा है। जब गेस्ट चले जाते हैं फिर आप शुरू होते हैं उस बच्चे पर चिल्लाना, है ना, तुमने पैर क्यों नहीं छुए, तुमने नमस्ते क्यों नहीं किया, हमारी बेइज्जती करा दी, है ना, दुनिया भर की। बालक खूब ढंग से सुन लेता है। फिर जब अगली बार आपके घर मेहमान आते हैं तो जैसे ही वो आते हैं बालक पैर पकड़ लेगा। क्यों? इसलिए नहीं कि वो आज्ञाकारी हो गया है, इसलिए नहीं कि वो बहुत संस्कारी है, मेहमानों के पैर छूना नमस्ते करना उसकी आदत में है, नहीं, वो इसके डर से। अगर इस बार उसने पैर नहीं छुए मेहमान के तो उस मेहमान के जाने के बाद फिर उसके साथ यही होगा। और मेहमान क्या समझ रहा है? मेहमान समझ रहा है बड़ा संस्कारी बालक है। उनका बालक देखो शर्मा जी का, हम गए तुरंत पैर पड़ गया, तुरंत आंटी नमस्ते, है ना, मौसी नमस्ते, तुरंत पैर छू रहा था, कितना आज्ञाकारी है। लेकिन इसके पीछे कहानी क्या है उस बालक को ही पता है। तो यहाँ पे बालक दंड के भय से बड़ों की आज्ञा का पालन करता है, लेकिन किसी गलत क्रिया को गलत नहीं मान सकता। वो ये नहीं कहता कि अगर मैं जो है कि पैर नहीं छू रहा हूँ ये गलत है, मैं नमस्ते नहीं कर रहा हूँ गलत है, तो वो गलत मानेगा नहीं उसको। ये गलत क्रिया है कि कोई मेहमान आ रहा है आप उससे नमस्ते नहीं कर रहे हैं, बच्चा नहीं कर रहा है, ये गलत है, लेकिन वो नहीं मानने को तैयार है। यदि ये क्रिया पहचानी ना जाए और दंडित ना की जाए, अगर इसको पहचाना ना जाए, अगर आपने ध्यान नहीं दिया और आपने बच्चे को दंडित नहीं किया तो फिर ये बच्चे के लिए गलत नहीं है। लेकिन अगर आपने उसको डांटा, आपने उसको बताया कि ये गलत है, तो बच्चा मानेगा उसको गलत है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वो चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। ठीक है, जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने क्या सोचा, अगर वो चोरी करेगा तो क्या होगा, उसे सजा मिलेगी। तो ये क्या है, इसे कहते हैं आज्ञा एवं दंड की अवस्था, जहाँ पे बालक अच्छा या बुरा नहीं जानता, उसके भौतिक परिणामों के आधार पर उसको मानता है। ठीक है, दूसरा है स्वलाभ मानसिकता। इसमें कहा गया है सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन। ये सही बर्ताव उसे मानता है जिसमें कि व्यक्तिगत फायदा हो, जिसमें अपना खुद का फायदा है, वही ठीक है अपने लिए। ये दूसरों की जरूरतों की सीमित बहुत कम परवाह करता है कि दूसरों की क्या जरूरत है। जैसे हिंज की दुविधा में इस स्तर के बच्चों ने मत दिया कि हिंज के लिए सबसे बढ़िया मार्ग वह था जिसमें उसे फायदा हो। ठीक है, स्वलाभ मानसिकता, यहाँ पे सबसे बढ़िया क्या है, सबसे बढ़िया यही है कि जिसमें हिंज का फायदा हो, हिंज को वो रास्ता अपनाना चाहिए, इसे कहते हैं स्वलाभ मानसिकता। दूसरा इसके बाद जो स्तर आता है उसे कहते हैं लौकिक स्तर, जिसको कन्वेंशनल लेवल कहा गया। इस अवस्था को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो प्रशंसा की अवस्था है, इसमें स्टेज ऑफ प्रेज। इस अवस्था में बालक वही काम करता है जिसका परिणाम उसे प्रशंसा प्रदान करता है, जिससे उसकी वाहवाही होती है, जिससे उसको प्रशंसा मिलती है ना, एवं उसके कार्यों को समाज के लोग अप्रूव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, प्रेज करते हैं। इस अवस्था तक उसे प्रशंसा और निंदा का अर्थ भी समझ आ जाता है कि क्या होती है प्रशंसा, क्या होती है निंदा। यानी कि यहाँ पे जो है बालक क्या करता है, वही काम करता है जिससे उसको प्रशंसा मिलती है। जैसे यहाँ पे बच्चे ने अच्छा किया तो उसको पुरस्कार मिल रहा है, ठीक है, चीयर कर रहा है, उसकी खूब वैल्यू बढ़ेगी, प्रशंसा होगी। तो ये जिसका परिणाम क्या हो उसे प्रशंसा प्रदान करता है, बालक उसी काम को करना पसंद करता है। दूसरी इसकी जो स्टेज है वह सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था, स्टेज ऑफ मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर्स। इस अवस्था में बालक सामाजिक रीति रिवाज, मूल्यों, नियमों, प्रथाओं एवं लौकिक क्रियाओं से अवगत हो जाता है कि हमारे समाज के रीति रिवाज क्या हैं, वैल्यूज़ क्या हैं, रूल्स क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं। इन सब चीज़ों से वो अवगत हो जाता है। इनके प्रति उसका विश्वास और आस्था अटूट हो जाती है। उसमें कर्तव्य की भावना का विकास हो जाता है। वो जान जाता है कि समाज के प्रति हमारे क्या उत्तरदायित्व है, क्या कर्तव्य है। वो समझने लगता है कि कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम
अच्छा नहीं है, कौन सा बुरा है, किस काम को करने से समाज में हमें सम्मान मिलेगा और किस काम को करने से हम समाज से जो है डांटे जाएंगे, फटकारे जाएंगे, दुत्कारे जाएंगे। तो ये जो है हमारा लौकिक स्तर, कन्वेंशनल लेवल होता है, जिसमें प्रशंसा की अवस्था और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था आती है। जो तीसरा स्तर इसमें बताया गया है पश्चात लौकिक स्तर होता है, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होता है। यह नैतिकता का सबसे ऊंचा स्तर होता है, नैतिकता का सबसे ऊंचा स्तर होता है। इसमें नैतिकता का ज्ञान बच्चों में होता है। नैतिक अवस्था पूर्णतः आंतरिक नियंत्रण यानी कि इंटरनल कंट्रोल में होती है। यहाँ पे क्या है, जो नैतिक अवस्था होती है वह पूरी तरीके से कंट्रोल में होती है। इसमें बच्चा निर्णय, डिसीजन खुद से लेता है, ना कि समाज के तौर पर कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ बच्चा निर्णय खुद ले रहा है। ये भी 2 वर्गों में बटा हुआ है, जैसे सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें बालक ये मानते हैं कि नियम लोगों के हित के लिए बने हैं। जी बिल्कुल, लोगों का फायदा हो, लोगों का हित हो, लोगों को सुरक्षा मिले, उसके लिए रूल्स बने हैं। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। जैसे अगर रेड लाइट तोड़ करके किसी की जान बच सकती है तो उसे तोड़ देना चाहिए। मान लीजिए कोई आपका मित्र है, कोई भी है, वो बीमार है, यदि उसको समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो वो मर जाएगा, ठीक है, और सामने जल रही है रेड लाइट, आप फंस गए हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये बालक मत देते हैं कि ऐसी कंडीशन में हम इस नियम को नहीं मानेंगे। है तो ये हित के लिए, लेकिन यहाँ पे इस नियम को हम नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें हमारे मित्र या सगे संबंधी की जान जा रही है। हमें हमारी प्राथमिकता क्या होगी, पहले उसको बचाना। ओके। दूसरा है विवेक की अवस्था, स्टेज ऑफ कॉन्शियंस। इस अवस्था में बालक अच्छे बुरे, उचित अनुचित, वांछित अवांछित व्यवहारों एवं जो भी क्रियाकलाप हैं उनके संबंध में अपना व्यक्तिगत विचार रखने लगता है। वो बाहरी चीज़ें, भौतिक चीज़ें नहीं देखता, वो सीधा अपना पर्सनल उसका क्या थॉट है वो रखता है। इस अवस्था में नैतिक व्यवहार का जो आधार है उसका अपना विवेक होता है। यहाँ बालक अपने विवेक के आधार पर ही निर्णय लेता है। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना की अगर बात करें तो इनके सिद्धांत की आलोचना कैराले गिलिगन ने की थी। उन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है जो बात की है पुरुषों पर की है। इन्होंने तर्क दिया कि पुरुषों की नैतिकता का आधार न्याय है, जबकि स्त्रियों की नैतिकता का आधार क्या है, केयर, उनकी देखभाल। तो इस तरीके से हमने लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास को समझा, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है आपका, जिसमें नैतिक विकास का अर्थ समझ लिया, नैतिक विकास को समझ लिया, स्टोरी हिंज की क्या थी, डिलेमा क्या होता है जिसमें आप निर्णय नहीं ले पाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, फिर रीजनिंग होता है जिसमें हम सही गलत में से किसी एक को चुन लेते हैं, फिर उसके बाद 3 स्तर हैं जिसकी 6 चरण हैं। इनको हमने समझा। क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइए। एंड इसी तरीके से जो बाकी सिद्धांत हैं उनको भी हम लोग धीरे धीरे कवर करते हैं।